कुछ प्रोटीन भी होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, वो भी जो है हवा से क्रिया करके वो थ्रोम्बिन में बना देता है और ये थक्का बन जाता है जाली जैसी रचना। तो हम ये कह रहे थे कि प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ये छोटे आकार के होते हैं और इसका जो लाइफ स्पान है वो होता है आपको लगभग 1 सप्ताह होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये भी याद रखना है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों के सेल का जो अनुपात है वो यदि 600 रहेगा तो ये ए बोलेगा, यानी 600 अनुपात 1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है वो 600 अनुपात 1 होता है, यानी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो 1 अनुपात 600 हो जाएगा, बात बराबर। तो कहीं भी याद ऐसा रखना है, एक जहां पर 1 डब्ल्यूबीसी रहेगा सेल में तो उसके अनुकूल 600 आरबीसी हो जाएगा। यदि उसको जोड़ा जाए 1 ml ब्लड में तो उसके आधार पर ये बैठता है। अब हम लोगों को ये जानना है कि रक्त के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। रक्त के क्या कार्य हैं? ब्लड के कार्य बहुत सारे हैं। ब्लड सर्कुलेशन के चलते पूरे शरीर का टेम्परेचर लगभग एक समान होता है। ये टेम्परेचर को ठीक रखता है एक समान, और शरीर के अंदर जो है ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। रेस्पिरेटरी गैस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ब्लड। और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही शरीर के जो उत्सर्जित पदार्थ है एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचते हैं और उन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी हमारे ब्लड के द्वारा या उसके सर्कुलेशन के द्वारा बाहर निकलने में जो है मदद करता है। उस जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ग्लूकोज टूटता है तो ये बनता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये फेफड़े के द्वारा फिर बाहर जो है ये निकाल दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से यूरिया, जो हम प्रोटीन खाते हैं तो उसके होने के चलते हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो है यूरिया भी बनते। तो ये यूरिया लीवर सेल में बनता है, तो बनने से वो यूरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये जो है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो पहुंचा दिया जाता है किडनी के अंदर, जहां उसका फिल्ट्रेशन होता है तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है ये यूरिया। यानी कहने का मतलब है कि जो उत्सर्जित पदार्थ है शरीर के अंदर उसको वैसे अंगों में पहुंचा देता है ब्लड जहां से वो बाहर आसानी से निकाले जा सकते। तो हम लोग जान गए हैं कि इसमें जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है परिवहन के दौरान। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का परिवहन। देखिए 5 मिनट है, ठीक है। हार्मोन का परिवहन भी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है। हार्मोन निकलता है, हार्मोन के बारे में हम पढ़ाएंगे बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दौरान। तो एक चीज और जान लीजिए, हार्मोन निकलता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। जब ये हार्मोन निकलता है तो उसमें नलियां नहीं होंगी, इसीलिए डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये हार्मोन सीधे ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ब्लड जो है जिस जगह पर
उसको कार्य करना होता है उस हार्मोन का, तो उस जगह पर जो है वो उसको पहुंचा देता है जो है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि हार्मोन के परिवहन में जो है ये भाग लेता है, ये टारगेट ऑर्गन तक जो है वो पहुंचा देता है। टारगेट ऑर्गन जहां मान लीजिए कि है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड भी एक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो दूसरे जो हार्मोन हैं वो जो है थायराइड ग्लैंड तक भी आते हैं, जैसे TSH है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जो है थायराइड ग्लैंड तक जो है पहुंचते हैं और उसके एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन भी जो है के द्वारा ही हार्मोन का सर्कुलेशन होता है और टारगेट ऑर्गन तक जो है पहुंचता है। अब हम बॉडी टेम्परेचर भी बताए थे। वाटर बैलेंस, हमारे शरीर में पानी का जो संतुलन है वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है, और यदि मान लीजिए कि पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी का उत्सर्जन ज्यादा होता है यूरिन के रूप में या पसीना के रूप में। पानी की मात्रा कम है तो यूरिन कम बनता है। तो कहने का मतलब है कि वाटर बैलेंस करने का काम भी जो है ब्लड में ही होता है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, हम लोगों को रोग से भी बचाता है ये ब्लड जो है, क्योंकि उसमें हमने अभी बताया है WBC के जो टाइप हैं, ये हमारे रोगाणु, शरीर में आए हुए रोगाणुओं को भक्षण करता है, खा जाता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेज कर सकते हैं। और भी है फंक्शन जैसे क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। तो ब्लड में जो है वो थ्रोम्बिन होता है और थ्रोम्बोकाइनेज उसके अंदर जो है एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके चलते थ्रोम्बिन नामक जो है रचना बनता है, जो जेली यानी जाली जैसी रचना होती है, जिसके चलते तो जो है वो बाद में वो फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, वो भी जो है इंसॉल्युबल हो जाता है फाइब्रिन जैसा और ब्लड क्लॉट कर जाता है। फिर से सुनिए, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से मिलकर कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन से मिलकर के फाइब्रिन बनाता है, जो जाली जैसी रचना होती है जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, और वही जो है ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं कि ब्लड जो है का कंपोनेंट्स क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग जान गए। अब लिम्फ के बारे में जानना था, संक्षेप में जान लीजिए। लिम्फ जो है दूसरा तरल संयोजी ऊतक है और जो है ये तरल संयोजी ऊतक होता है, लेकिन इसमें जो है RBC नहीं होता है, न हीमोग्लोबिन होता है। ऊतकों में कोशिकाओं से जो तरल पदार्थ आते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, हृदय की दिशा में ही हमेशा जो है ये बहता रहता है रक्त संचरण, और जिस तंत्र में ये बहता है उसी को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें लिम्फ सेल्स पाए जाते हैं, उसमें लिम्फ नोड भी होता है। लिम्फ सेल जो होता है लिम्फोसाइट भी उसी तरह का होता है, जो कलरलेस होता है, रोगाणुओं को भक्षण करता है, मार देता है। तो ये हमारे शरीर को अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े अणुओं का सर्कुलेशन इस लिम्फ वेसल्स के द्वारा होता है, लेकिन इसमें पाए जाने वाली कोशिका एक ही तरह का होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फ वेसल में लिम्फ माने तरल संयोजी ऊतक है, तो उसमें एक ही वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिम्फ, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट, व्हिच मेन फंक्शंस इज डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया
which comes in our body, जो हमारे शरीर में आ जाता है उसको जो है उसको नष्ट कर देता है। तो हम लोग जो है जान गए हैं इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका रंग भी जो है हल्का पीला होता है, लाल नहीं होता है। हम लोग इस चीज को जान गए हैं। ये बड़े बड़े अणुओं को, प्रोटीन को, वसा का परिवहन करता है। उसी प्रकार से जो है जो बड़े बड़े अणु होता है उन अणुओं को परिवहन में भाग लेता है। क्या हो गया टाइम क्या? अब ठीक है, अब दूसरे दिन इसके आगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।